हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो आपको ये जानकर खुशी होगा जो अब आपके लिए हम हिंदी में भी लेक्चर को अपलोड कर रहे हैं केमिस्ट्री का। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हिंदी में बोलेंगे रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो इसको एक और नाम बोला जाता है मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर में हम लोग पूरा केमिस्ट्री का जो बेसिक होता है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें सीखेंगे। तो ये केमिस्ट्री का सबसे मेन चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ केमिस्ट्री में जो यूज होगा अलग अलग चैप्टर में, उस सभी का बेसिक जो है, फंडामेंटल जो है, उस चीज़ को हम इसमें सीखेंगे। और आपको जान के खुशी होगा जो इंग्लिश में भी आपको पढ़ाएंगे और उसी को हम लोग हिंदी में भी आपको हम समझाएंगे और बताएंगे। जो भी आपको डाउट होगा, जो दिक्कत होगा, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और उस कमेंट बॉक्स को मैं पढ़ूंगा और जो भी आपका डाउट होगा उसका मैं पूरा कोशिश करूंगा क्लियर करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस लेक्चर को देखने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर हम बात करेंगे यूनिवर्स का, जिसका हिंदी होता है ब्रह्मांड। तो पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में दो चीज ही पाया जाता है। एक होता है मैटर, जिसको बोलते हैं द्रव, और एक होता है एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा। तो पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में दो चीज पाया जाता है, एक होता है मैटर और एक होता है एनर्जी। अब तो हम लोग लिख सकते हैं एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज ए स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर का मतलब क्लियर है, ऐसी चीज, ऐसे वस्तु जिनके पास द्रव्यमान हो और वो जगह को घेरती हो, तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव। अब इसी का उल्टा हो जाएगा एनर्जी। तो एनर्जी का मतलब हो जाएगा ऐसी चीज़ें जिनके पास ना ही द्रव्यमान हो और ना ही वो जगह को घेरती हो, ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा। तो ऊर्जा का जो भी रूप हो उस सब को हम लोग मैटर नहीं बोलेंगे। बाकी चीज जो भी हमारे आसपास हम लोग देख रहे हैं, ऊर्जा को छोड़कर वो सभी चीजें क्या है, मैटर। जैसे बोर्ड, चौक, फैन, टेबल, ये सब जितने भी चीजें हैं, वायु मतलब एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हर एक चीज जो है मैटर है, सिर्फ ऊर्जा को छोड़कर। तो ऊर्जा का बहुत सारा रूप हम लोग जानते हैं, जैसे साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एनर्जी या हीट। तो मैटर क्या है और एनर्जी क्या है हम लोग समझ गए। अब केमिस्ट्री में जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना मैटर के बारे में। तो मैटर और एनर्जी को हम लोग एक बार और समझ लेते हैं। तो मैटर का मतलब हो जाएगा कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जिसके पास द्रव्यमान हो और वो जगह को घेरती हो, वैसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर। और एनर्जी बोलेंगे ऐसा चीज़ जिसके पास द्रव्यमान नहीं हो और वो जगह भी नहीं घेरती हो, वैसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्जा। जैसे ऊर्जा का जो रूप हो, आप साउंड एनर्जी बोलिए या उसी को बोलते हैं ध्वनि, इलेक्ट्रिसिटी बोलिए उसी को हिंदी में बोलते हैं विद्युत, लाइट बोलिए या उसी को हिंदी में बोलेंगे प्रकाश, या हीट बोलिए उसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, उष्मा। तो जितना भी रूप आप देख रहे हैं ऊर्जा का, ये सब चीज़ें मैटर नहीं है, क्योंकि ये ना जगह घेरती हैं और ना ही इनके पास कुछ द्रव्यमान होता है। जैसे अगर हम लोग उष्मा का बात करेंगे, हीट का बात करेंगे, तो ऐसे थोड़े हम लोग बोलते हैं कि आधा किलो हीट बढ़ गया,
100 ग्राम हीट बढ़ गया, ऐसे तो नहीं बोलते हम लोग। तो ऊष्मा जो है या प्रकाश जो सनलाइट से, सूरज से जो प्रकाश आता है, उसमें तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं जो 10 ग्राम प्रकाश आया है या 20 ग्राम प्रकाश आया है या 1 kg प्रकाश आया है, तो उसको हम लोग द्रव्यमान में, मास में हम लोग उसको नहीं बोलते हैं। इसीलिए ये जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, ऊर्जा का जो भी रूप आप देख रहे हैं, वो सब क्या है, एनर्जी है, वो मैटर नहीं है। बाकी जो भी आसपास हमारे फैन, टेबल, दिस, डैट, चौक, एवरीथिंग जो भी चीज़ है, सभी क्या है, मैटर है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो हम लोग केमिस्ट्री में जो स्टडी करना है मैटर के बारे में, इसीलिए अब हम लोग आगे देखेंगे केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या है, और एनर्जी के बारे में आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़िएगा। तो केमिस्ट्री में हम लोगों को जो स्टडी करना रहता है वो मैटर के बारे में स्टडी करना रहता है, इसीलिए मैटर को जानना जरूरी था, और मैटर क्या होता है वो हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री क्या होता है। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग समझते हैं केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रसायन विज्ञान, या उसी को हम लोग बोलते हैं रसायन शास्त्र। तो मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, हम लोग समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री क्या होता है। तो केमिस्ट्री का हिंदी आप जानते हैं रसायन विज्ञान, या उसी को हम लोग बोलते हैं रसायन शास्त्र। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस डैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ मैटर, its properties, composition and structure, and how and why matter interact with other matter or with energy। तो केमिस्ट्री का मतलब होता है मैटर के बारे में स्टडी करना, मैटर का प्रॉपर्टीज क्या है, मैटर का कंपोजिशन क्या है, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, और मैटर जो है दूसरे मैटर के साथ या एनर्जी के साथ क्यों और कैसे इंटरेक्ट करता है, जुड़ता है, इसी सब को हम लोग पढ़ते हैं। उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। तीसरा हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं यह विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग द्रव का अध्ययन करते हैं, उसके गुण, उसके बनावट, उसके संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, और एक द्रव दूसरे द्रव के साथ या ऊर्जा के साथ कैसे जुड़ता है, कैसे अभिक्रिया करता है, वो सब का हम लोग स्टडी करते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं रसायन विज्ञान। तो केमिस्ट्री का डिफिनेशन तो देख लिए, लेकिन केमिस्ट्री का एक और डिफिनेशन होता है, बोला जाता है केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हिंदी में अगर बोले तो रसायन विज्ञान परमाणुओं तथा अणुओं का विज्ञान है। तो हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि केमिस्ट्री जो है परमाणुओं और अणुओं का विज्ञान है। तो केमिस्ट्री को आप ध्यान से देखिए, केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, किसके बारे में अध्ययन करते हैं, मैटर के बारे में। और मैटर जो है वो किससे बना है, एटम से और मॉलिक्यूल से। पूरे केमिस्ट्री में जहाँ पे भी जो चैप्टर में आप पढ़िएगा, जो टॉपिक आप पढ़िएगा, क्या आएगा, तत्व आएगा, और तत्व से बने हैं, क्या बने, कंपाउंड्स बने हैं, यौगिक बने हैं। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को ही तो पूरा स्टडी करना है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और एलिमेंट्स किससे बनते हैं, परमाणु से, और कंपाउंड किससे बनते हैं, मॉलिक्यूल से। तो इसका मतलब होगा पूरा केमिस्ट्री में आप एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब हो गया आप किसके बारे में पढ़ते हैं, परमाणु के बारे में, और किसके बारे में, अणु के बारे में। इसीलिए कहा जाता है रसायन विज्ञान परमाणु तथा अणुओं का विज्ञान है, क्योंकि इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही आएगा। इसीलिए हम लोग केमिस्ट्री को बोलते हैं साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो केमिस्ट्री क्या होता है हम लोग जान गए। अब हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का अदर ब्रांच के बारे में। केमिस्ट्री का बहुत सारा ब्रांच होता है जिसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, इसी को हिंदी में बोलेंगे रसायन विज्ञान के विभिन्न शाखाएं। तो केमिस्ट्री का बहुत सारा ब्रांच होता है, बहुत सारा शाखा होता है। तो यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री का सिर्फ 4 ब्रांच का बात करेंगे, जिसमें 3 हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। फर्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलेंगे कार्बनिक रसायन। सेकंड होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड होता है फिजिकल केमिस्ट्री। और फोर्थ होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं भौतिक रसायन। और एनालिटिकल केमिस्ट्री को बोलते हैं विश्लेषणात्मक रसायन। अब हम लोग देखेंगे सबका डिफिनेशन। तो केमिस्ट्री का बहुत सारा ब्रांच होता है, लेकिन मेनली जो ब्रांच होता है 4 ब्रांच होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो 11 और 12 में जो केमिस्ट्री का जो ब्रांच पढ़ना है हम लोगों को, वो 3 ही पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। 11-12 का जो भी चैप्टर्स होगा वो या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होगा, या तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होगा, या वह फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होगा। 4 वाला हम लोगों को सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे इट डील्स विथ स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग बोलेंगे ऐसा केमिस्ट्री जिसमें हम लोग कार्बन और कार्बन से बने कंपाउंड्स का हम लोग स्टडी करते हैं, उस केमिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी को हिंदी में हम लोग बोलेंगे, तो इसी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग कार्बन तथा कार्बन के बने यौगिकों का हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो इट डील्स विथ स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बन। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग सभी एलिमेंट्स और उनसे बने कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं, कार्बन को छोड़कर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसी का हिंदी हो गया। इसके अंतर्गत हम लोग सभी तत्वों तथा उनके यौगिकों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकार्बनिक रसायन। तीसरा आता है फिजिकल केमिस्ट्री। इट डील्स विथ फंडामेंटल laws and principle related to chemical reaction। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कोई केमिकल रिएक्शन किस फंडामेंटल लॉ से हो रहा है, किस प्रिंसिपल से हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। इसी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रिया
के मूल नियम तथा सिद्धांतों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम लोग देखते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है। इट डील्स विथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है, इस केमिस्ट्री में हम लोग किसी सब्सटेंस का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो किसी पदार्थ का हम लोग भरात्मक और गुणात्मक विश्लेषण करते हैं, उसी ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किए हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब होता है गुणात्मक और क्वांटिटेटिव मतलब होता है भरात्मक। तो इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक रिएक्शन लेते हैं, H2 प्लस O2 मिल के क्या बनाया, H2O। इसको बैलेंस कर देते हैं। तो क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कितना अमाउंट में है। मान लीजिए एक ये 2 लीटर है, ये 1 लीटर है और ये 2 लीटर है। तो यहाँ पे अगर अमाउंट में बात करेंगे, जो सब्सटेंस जो है कितना अमाउंट में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी में बात कर रहे हैं, अमाउंट में बात कर रहे हैं, मात्रा में बात कर रहे हैं। तो जब अमाउंट और मात्रा में बात करेंगे तो उस विश्लेषण को हम लोग बोलेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। लेकिन जब आपसे पूछे इसमें कौन है, तो आप बोलेगा हाइड्रोजन है, और कौन है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, वाटर बनाया। तो कौन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव का मतलब होता है व्हाट इज प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है। और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है हाउ मच प्रेजेंट। हाउ मच मतलब कितना मात्रा में है। तो किसी भी सब्सटेंस का देखेंगे कितना मात्रा में है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, भरात्मक विश्लेषण। और देखेंगे कौन कौन सब्सटेंस है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब गुणात्मक विश्लेषण। और उसी को हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, मतलब द्रव का वर्गीकरण हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग जानते हैं यूनिवर्स में 2 चीज़ पाया जाता है, हम आपको बता चुके हैं। और यूनिवर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, ब्रह्मांड। तो पूरे यूनिवर्स में 2 चीज़ पाया जाता है, एक मैटर और एक एनर्जी। मैटर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्रव, और एनर्जी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा। तो पूरे यूनिवर्स में 2 चीज़ ही पाया जाता है, एक मैटर और एक एनर्जी। मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, वो हम आपको बता चुके हैं। अब मैटर का स्टडी हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं और एनर्जी का स्टडी हम लोग फिजिक्स में करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर का, क्योंकि केमिस्ट्री में मैटर का स्टडी किया जाता है। तो मैटर का 2 तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भौतिक वर्गीकरण, और केमिकल क्लासिफिकेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं रासायनिक वर्गीकरण। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है सॉलिड, जिसको हिंदी में बोलते हैं ठोस। एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। तो सॉलिड को बोलते हैं ठोस, लिक्विड को हम लोग बोलते हैं द्रव, और गैस को हम लोग बोलते हैं गैस।
तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग मैटर को 3 भाग में बांटते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का हिंदी होता है शुद्ध पदार्थ और इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है अशुद्ध पदार्थ। अब प्योर सब्सटेंस में 2 पार्ट आता है, एक आता है एलिमेंट और एक आता है कंपाउंड। और इम्प्योर सब्सटेंस में 2 पार्ट आता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एलिमेंट का हिंदी होता है तत्व और कंपाउंड का हिंदी होता है यौगिक। तो एलिमेंट का 3 भाग होता है, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल और एक होता है मेटलॉइड्स। और कंपाउंड का 2 पार्ट होता है, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सबका हिंदी देख लीजिए। मेटल को हम लोग बोलते हैं धातु, नॉन मेटल को बोलते हैं अधातु और मेटलॉइड को हम लोग बोलते हैं उपधातु। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं कार्बनिक, यौगिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। होमोजीनियस मिक्सचर को बोलते हैं समांगी मिश्रण और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को बोलते हैं असमांगी मिश्रण। तो फिर से आपको हम समझा देते हैं मैटर का हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, मैटर का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो पूरे यूनिवर्स में हम लोग जानते हैं 2 चीज़ पाया जाता है, एक मैटर जिसको द्रव बोलते हैं और एक एनर्जी जिसको हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। तो एनर्जी को हम लोग को फिजिक्स में पढ़ना है, केमिस्ट्री में जो पढ़ना है वो हम लोगों को मैटर पढ़ना है। तो मैटर के भौतिक गुण के आधार पर हम लोग मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं और मैटर का रासायनिक गुण के आधार पर हम लोग मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर का 3 रूप होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को ठोस, लिक्विड को द्रव और गैस को गैस बोलते हैं। और केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 पार्ट आता है, एक प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है शुद्ध पदार्थ और इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है अशुद्ध पदार्थ। फिर प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है। एलिमेंट को तत्व बोलते हैं और कंपाउंड को यौगिक बोलते हैं। एलिमेंट का 3 पार्ट आता है, एक मेटल, एक नॉन मेटल और एक मेटलॉइड। मेटल धातु होता है, नॉन मेटल का मतलब अधातु होता है और मेटलॉइड का मतलब उपधातु होता है। उसी तरह कंपाउंड को भी 2 भाग में बांटा गया है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कार्बनिक यौगिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है अकार्बनिक यौगिक। इम्प्योर सब्सटेंस में भी 2 पार्ट आता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर जिसको समांगी मिश्रण बोलते हैं और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसको हम लोग असमांगी मिश्रण हम लोग कहते हैं। अब आपको ध्यान क्या देना है, ये पूरा ध्यान से आप देखिए। अब हम लोग ये जो भी चीज़ हम लिखवा है वो 9th और 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन 11 और 12 में सबका एक एक चैप्टर है। जैसे सॉलिड का बात करेंगे तो सॉलिड, लिक्विड और गैस का चैप्टर है एक। उसी तरह एलिमेंट से रिलेटेड बहुत सारा चैप्टर मिलेगा,
और मिक्सचर से रिलेटेड भी, मिशन से रिलेटेड भी बहुत सारा आपको चैप्टर 11 और 12 में मिलेगा। तो विस्तार से हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में जितना भी यहाँ पे लिखे हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, ये सब का डिफिनेशन हम लोग जानेंगे। फिर अगला जब चैप्टर आएगा तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सबके बारे में हम लोग उसका डिफिनेशन, उसका परिभाषा क्या है, मेटल्स किसको कहते हैं, नॉन मेटल्स किसको कहते हैं, कंपाउंड्स किसको कहते हैं, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग सीख गए। अब हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन और अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसी को हिंदी में बोलेंगे द्रव के भौतिक वर्गीकरण। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर मैटर का 3 स्टेट होता है। मैटर 3 स्टेट में पाए जाते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर इज डिस्ड इनटू 3 स्टेट्स। तो इसी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे मैटर 3 अवस्था में 3 स्टेट में पाए जाते हैं। एक होता है सॉलिड, जिसको हम लोग बोलते हैं ठोस, एक होता है लिक्विड, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव, और एक होता है गैस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गैस। तो मैटर कोई भी हो वो 3 रूप में पाया जा सकता है, या तो वो सॉलिड स्टेट में होगा, या वो लिक्विड स्टेट में होगा, या वो गैसियस स्टेट में होगा। जैसे अब एक सिंपल एग्जांपल से आपको हम बताते हैं मैटर तीनों स्टेट में, तीनों अवस्था में कैसे पाए जाते हैं। जैसे तो अगर हम वाटर का बात करें H2O का, तो H2O का 3 स्टेट होता है, 3 अवस्था में पाया जा सकता है। एक अगर बोले वाटर, तो वाटर क्या होता है, लिक्विड। फिर इसी का अगला रूप देखें आइस, तो आइस क्या होता है, सॉलिड। और इसी का एक और रूप होता है वेपर, तो वेपर बन जाएगा, तो उसको कौन स्टेट बोलेंगे, गैस। तो पानी जो है वाटर के फॉर्म में भी हो सकता है, तो लिक्विड फॉर्म होगा, आइस के फॉर्म में होगा तो सॉलिड होगा, और वेपर के फॉर्म में होगा तो क्या होगा, गैस। इसका मतलब वाटर को हम लोग तीनों रूप में देखते हैं, लिक्विड के रूप में भी देखते हैं, गैसेस के रूप में भी देखते हैं, और उसको सॉलिड के रूप में भी हम लोग देखते हैं। तो उसी तरह हर एक मैटर का 3 रूप हो सकता है, या तो वो सॉलिड हो सकता है, या वो लिक्विड हो सकता है, या वो गैसियस स्टेट में हो सकता है। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हैं तो मैटर एक स्टेट से, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल सकता है। तो ऑन चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इसी को हम लोग हिंदी बोल सकते हैं, टेम्परेचर को बोलते हैं ताप, और प्रेशर को क्या बोलते हैं, दाब। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर बदलते हैं तो मैटर एक रूप से, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल सकता है। इसको कॉपी कीजिए, इसको मिटा रहे हैं।
जैसे सॉलिड को अगर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड। फिर लिक्विड को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, गैस। तो सॉलिड को गर्म किए तो लिक्विड बना, फिर लिक्विड को गर्म किए तो क्या बना, गैस। अब इसका उल्टा आप कर सकते हैं, जब गैस को हम लोग कूल करेंगे, ठंडा करेंगे तो लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड को हम लोग ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। तो इसका मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर उल्टा भी आप आ सकते हैं, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। तो यहाँ से क्लियर हो गया, मैटर एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। कब, जब हम ताप को और दाब को बदलेंगे तब। तो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सॉलिड से अगर लिक्विड और लिक्विड से गैस की तरफ अगर जाना है तो इसके लिए आपको टेम्परेचर मतलब टी, टेम्परेचर को आपको हाई करना पड़ेगा और प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, लो। जब ताप को हम बढ़ाएंगे और दाब को कम करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से क्या बनेगा, गैस। और जब इसका उल्टा आना हो, गैस से लिक्विड आना हो और लिक्विड से सॉलिड आना हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा और प्रेशर को हाई करना पड़ेगा। डाउन एरो मतलब कम और अप एरो लिखें तो इसका मतलब हो गया ज्यादा। यहाँ पे क्लियर है, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और प्रेशर को कम करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में जा सकते हैं, और टेम्परेचर को कम करेंगे और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड हम लोग बदल सकते हैं। तो ये सब जो एग्जांपल है वो हम लोग घर में भी देख सकते हैं। जब हम लोग पानी को फ्रीज करते हैं फ्रीजर में, रेफ्रिजरेटर में, तो वो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। तो लिक्विड से क्या बन गया, सॉलिड बन गया। और आपका भाप का केस देखना है, जब खाना बनता है तो आप देखे होंगे पानी जो है, पानी को जब गर्म किया जाता है तो पानी किस में बदलता है, भाप में बदलता है, वेपर में बदलता है, मतलब गैस होता है वो। और फिर वो वेपर जब ऊपर जाके खाना पकाने वाला जो बर्तन होता है उससे जाके जब सटता है, टच होता है, तो वो फिर किस में बदल जाता है, पानी में। तो वेपर किस में बदल रहा है, पानी में। पानी किस में बदल रहा है, वेपर में। फिर फ्रीजर में देखेंगे तो लिक्विड किस में बदल गया, सॉलिड में। फिर बर्फ को जब बाहर निकालेगा तो फिर बर्फ किस में चेंज होगा, लिक्विड में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बदलता है। कब, जब टेम्परेचर को और प्रेशर को हम लोग बदलते हैं तब। फ्रीजर में टेम्परेचर को कम करते हैं, लेकिन गैस पे या खाना पकाते हैं तो उस समय टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो भाप में बदल जाता है। तो इसको कॉपी कीजिए। फिर हम लोग देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस का क्या डिफिनेशन होता है। तो सॉलिड का डिफिनेशन क्या होता है, तो सॉलिड हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। तो जो भी सॉलिड होता है उसका शेप और वॉल्यूम जो होता है निश्चित होता है, फिक्स होता है, वो बदलता नहीं। तो डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, शेप का मतलब होता है आकार और वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। तो इसी को हिंदी में अगर बोलेंगे तो कोई अगर ठोस होगा तो उसका आकार जो होता है और उसका आयतन जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, वो बदलता नहीं। जैसे इस ये जो है चौक जो है वो सॉलिड है, अब इस चौक को कहीं पे भी रख देंगे तो इसका आकार नहीं बदलेगा और इसका आयतन जो है वो भी नहीं बदलेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड। तो इसी को हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं, ये हो गया सॉलिड। सॉलिड का एग्जांपल आप लिख सकते हैं चौक, पेंसिल, टेबल, ईटी, बहुत सारा चीज है। अब आते हैं लिक्विड क्या होता है। तो लिक्विड क्या बोलेंगे, लिक्विड हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनिट शेप। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो निश्चित होता है, लेकिन लिक्विड का आकार जो है, शेप जो है, वो निश्चित नहीं होता है। जैसे
अगर तो 1 लीटर पानी को अगर आप मग में रखिएगा तो उसका आकार किसका हो जाएगा, मग की तरह हो जाएगा। 1 लीटर पानी को आप अगर बोतल में रखिएगा तो उसका आकार किसके जैसा हो जाएगा, बोतल के जैसा हो जाएगा। इसका मतलब लिक्विड को आप जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में रखिएगा उसी के आकार का हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, 1 लीटर पानी को आप बोतल में रखिए, गिलास में रखिए या बाल्टी में रखिए, कहीं पे भी रखिएगा, उसका आयतन बदलने नहीं जा रहा है, लेकिन उसका आकार बदल जाएगा। तो इसी को हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं, आकार निश्चित। इसी में एक चीज ध्यान रखिएगा, शेप मतलब आकार, शेप ऑफ लिक्विड इक्वल टू शेप ऑफ कंटेनर। लिक्विड का वही शेप होगा जो बर्तन का शेप होगा, कंटेनर मतलब बर्तन। तो जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार हो जाएगा। इसी को हिंदी में लिख सकते हैं। तो हम लोग जनरली जो है हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे इंग्लिश में पढ़ाते हैं हम लोग। तो मेरा जो भी स्टूडेंट्स है और जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कहीं हिंदी में कहीं मिस्टेक हो जाए, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा आसान होता है लिखने में, लेकिन हिंदी में बहुत आपको पूरा शुद्ध लिखना हम लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसीलिए कहीं कहीं सब सही होगा, लेकिन कहीं कहीं अगर मिस्टेक हो तो उसको आप सुधार कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं गैस के बारे में। तो गैस का क्या बोलेंगे, गैस हैव gases have neither definite volume nor definite shape। तो गैस का न ही उसका शेप आकार निश्चित होता है और न ही उसका वॉल्यूम आयतन निश्चित होता है। तो दोनों निश्चित नहीं होता गैस के केस में। तो गैस का अगर बात करेंगे तो गैस का ना ही शेप आकार निश्चित होता है और ना ही उसका वॉल्यूम मतलब आयतन निश्चित होता है, दोनों निश्चित नहीं होता है। तो हम लोग समझ गए गैस का ना आयतन निश्चित होता है और ना ही उसका आकार निश्चित होता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, गैस का कोई आयतन नहीं होता। गैस को जिस बर्तन में रखिएगा उस बर्तन का आयतन, उस बर्तन का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे 1 लीटर अगर गैस को 1 लीटर के बोतल में रखेंगे तो उस गैस का जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, 1 लीटर होगा। लेकिन 1 लीटर गैस को अगर आप 5 लीटर के बर्तन में रख देते हैं तब उस गैस का वॉल्यूम जो है कितना हो जाएगा, 5 लीटर। या इस पूरे रूम में अगर 1 लीटर गैस को आप रख देते हैं तो उस 1 लीटर गैस का अब जो वॉल्यूम होगा इस रूम के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो गैस का अपना आयतन नहीं होता है। जिस बर्तन में रखिएगा, जिस कंटेनर में रखिएगा तो उस बर्तन का ही आयतन गैस का आयतन होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसको आप ध्यान रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा। तो गैस का अपना वॉल्यूम नहीं होता है, जिस बर्तन में रखिएगा उसी का वो क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या, हम लोग समझ गए। तो सॉलिड में शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनिट होगा, निश्चित होगा। लिक्विड में वॉल्यूम जो है वो निश्चित होगा लेकिन शेप निश्चित नहीं होगा। गैस में अगर बात करेंगे तो ना ही इसका शेप निश्चित होगा और ना ही इसका वॉल्यूम निश्चित होगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग जान गए। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब द्रव के रासायनिक वर्गीकरण हम लोग कैसे करते हैं।